वेलकम आज की क्लासेस में। अभी अपन देख रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। अपना जो अभी टॉपिक है ये है अपना फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेथ। स्ट्रक्चर वगैरह कंप्लीट हो गई थी और बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो अपन इसके लास्ट में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कंक्लूजन उसमें देखेंगे। अभी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में अपन टॉपिक लेते हैं, दो टॉपिक लेंगे। एक तो होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वास लेना, श्वसन नहीं, श्वास। श्वास, सिंपली श्वास। सेकंड होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये दो बातें आप अच्छी तरह समझिएगा इसको। इंटरनल रेस्पिरेशन, एक तो ब्रीथिंग और एक इंटरनल रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब है ये लंग्स है, लंग्स। लंग्स से एयर है वो एटमॉस्फेयर में जाएगी और एटमॉस्फेयर से लंग में आए, एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में आए। इसको अपन कहते हैं ब्रीथिंग। क्या कहते हैं सर? ब्रीथिंग कहते हैं। फिर यहां से लंग्स से जो O2 है वो वाया ब्लड, ब्लड के थ्रू टिश्यू या सेल्स, टिश्यू या सेल्स में जाएगी। वहां से मेटाबॉलिज्म से बनी CO2 है वो लंग्स में आएगी। इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन के रूप में जानते हैं, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन के रूप में जानते हैं। तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन आज अपन ने चालू कर लिए है। इसमें अपन देख रहे हैं ब्रीथिंग, सबसे पहले श्वास लेना, ये नेक्स्ट में लेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का जो मीनिंग है वो आप समझ गए होंगे क्या होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का जो मीनिंग है वो है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ब्रीथिंग का मतलब है O2 इनटेक, O2 इनटेक या एयर इनटेक, CO2 या एयर आउटटेक, आउट। इसको अपन कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी श्वास लेना। और श्वास लेने की जो क्रिया है वो दो भागों में अपन बांटते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो सबसे पहले जो श्वास है वो अपन 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि ब्रीथिंग यानी जो श्वसन है, श्वास है, ब्रीथिंग है, वो क्या होता है। इसकी अपन चेकिंग करते हैं स्पायरोमीटर। किसके द्वारा? एक मीटर का नाम है, उसका नाम है स्पायरोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए लंग्स की कैपेसिटी जानने के लिए, हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कितनी है, को जानने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं अपन? स्पायरोमीटर। पहला क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया, स्पायरोमीटर। दूसरा जो पॉइंट आता है वो कितनी अपन टाइम करते हैं, ये टाइम होता है 16 टू, इसको 16 आइडियल है, इसको 12 से अपन ले सकते हैं, 12 टू 16 हो सकता है। अलग अलग बुक्स में आगे इसकी रेंज हो सकती है, 13 टू 70 दे दे, है ना, इस प्रकार से। तो अपन को ये 12 है टाइम, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टाइम पर मिनट रहता है इसमें, पर मिनट। 12 टू 16, 12 से 16 बार, 1 मिनट में 12 से 16 बार अपन जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो कैपेसिटी है वो इसको कर। अब देखिए साहब, आपके सामने एक डायग्राम है, ये थोरेसिक बॉक्स है। इस थोरेसिक बॉक्स से अपन देखते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म जो है, ब्रीथिंग। इसमें एक है इंस्पायरेशन और एक है एक्सपायरेशन। इस डायग्राम से समझ जाएंगे अपन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसका मतलब होता है अंतर श्वसन। क्या होता है? एक प्रकार से मतलब O2 क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, O2 इनटेक करेंगे। इसको अपन निःश्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? इसको अपन निःश्वसन भी कहते हैं, निःश्वसन।
नी संवसन भी कहेंगे, इसको नी संवसन भी कह सकते हैं, और इसको अपन अंतर संवसन भी कहते हैं, इसको बहिर्संवसन के रूप में अपन जानते हैं। तो इंस्पायरेशन में होता क्या, इससे पहले आपको एक थोरेसिक बॉक्स है, अपनी जो वक्ष गुहा है ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे ऊपर होता है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के नीचे स्टर्नम, ये डॉर्सल सरफेस है एनिमल की, डॉर्सल सरफेस है, और ये वेंट्रल, जैसे एनिमल ऐसे है, ये डॉर्सल सरफेस वर्टिब्रल कॉलम कशेरुका दंड है, ये स्टर्नम है, हिंदी में इसको ओरोस्टिक है, और ये कॉलर बोन है, क्लेविकल कहते हैं। ये जो एक मांस का पट्टा है इसको तनुपट कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं डाइफर, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम अपनी जो रिब्स है, दोनों तरफ जो रिब्स है लेटरल साइड में, इनके बीच सीधी बोन है जिसको अपन स्टर्नम कहते हैं, और पीछे अपनी क्या है, बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, रिब्स, पसलियां होती हैं। इसके ऊपर क्लेविकल, नीचे आगे क्लेविकल, नेक, ये नेक हो गया, नेक गर्दन है, आगे नेक, पीछे क्या है, डायफ्राम, आगे फॉरवर्ड साइड में नेक और बैकवर्ड साइड में डायफ्राम, और डॉर्सल सरफेस में वेंट्रिकल कॉलम और वेंट्रल सरफेस स्टर्नम, और लेटरल साइड में कौन है, रिब्स। इसका मतलब एक बॉक्स बन गया साहब, क्या बन गया, जिसको कहते हैं थोरेसिक बॉक्स या केज, थोरेसिक केज कहते हैं। अब देखिए इंटरनल जो रेस्पिरेशन है ये किस प्रकार से होता है, इसके लिए अपन को इंपोर्टेंट पॉइंट है वो एक तो डायफ्राम देखना पड़ेगा, डायफ्राम, और एक इंटरकॉस्टल मसल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, श्वसन के अंदर या ब्रीथिंग में कौन सी मसल्स काम में आती हैं, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, तो उसका ऑप्शन होगा आपके पास में इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, नाम क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स। इसके भी दो टाइप है, एक तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब देखिए एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को क्या कहते हैं, जो रिब्स से अपर से, देखो अपर डायरेक्शन से, अपर से जाएगी, और लोअर, पिछली जो पसली है ये आगे की और ये पिछली, ये तो फॉरवर्ड साइड, ये बैकवर्ड साइड पसली है। तो फॉरवर्ड साइड में जो पसली है उसके ऊपर से स्टार्ट हो जाएगी कौन, इंटरकोस्टल मसल्स, और जो पिछली जो बैकवर्ड साइड में रिब्स है इसके नीचे तक जाएगी, इस प्रकार। इसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ये बाहर है ना यहाँ पर, इसलिए एक्सटर्नल। फिर आती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इसमें देखिएगा ये जो रिब्स है, इसके जो आगे की जो रिब्स है इसके तो ऊपर से, और इसके जो बैकवर्ड साइड है इसके नीचे, नीचे चली गई। इस जो मसल्स है इसको कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल, मींस यहाँ पर दो प्रकार की जो पेशियां हैं जो रिब्स के बीच में पाई जाती है, किनके बीच में पाई जाती है, रिब्स के बीच में। ये दोनों मसल्स मिलकर अंग्रेजी के एक्स की डायरेक्शन बनाते हैं, इसलिए ऐसा भी आ सकता है, पसलियों के दो लगातार पाए जाने वाली पसलियों के बीच में जो रिब्स है किस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाती है, अंग्रेजी के एक्स के आकार के स्ट्रक्चर ये बनाती है। और कौन कौन सी मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ओके साहब, अब अपन चलते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का जो सामान्य भाषा में इनहेलेशन भी कर सकते हैं, वायु को एक्सटर्नल एनवायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से वायु को कहां लेना है, लंग्स में लेना है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, डायफ्राम, मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, डायफ्राम प्लस डायफ्राम है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, कौन सी मसल्स काम में आती है साहब, यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल्स है वो काम में आएगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इन मसल्स में होगा कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा साहब, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन। अब इनके कॉन्ट्रैक्शन से यानी डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुंचन होगा। अब संकुंचन से डायफ्राम है वो ऊपर की ओर मतलब नेक की साइड में गमन करता है। जैसे अपन ऐसे करेंगे तो अपना जो थोरेसिक बॉक्स है वो आगे की ओर आ जाएगा, यानी थोरेसिक जो कैविटी है, देखो एक्सपायरेशन ये बता रखा है मैंने, ये लाइन यहां से एक्सपायरेशन, यहां से ये स्टर्नम यहां थी, यहां आ गई,
ये स्टर्नम है, डॉट डॉट लाइन से मैंने स्टर्नम दिखाया है। ये स्टर्नम कहाँ गई, यहाँ, ये भी स्टर्नम है, देखो ये स्टर्नम और ये भी स्टर्नम, दोनों। तो एक्स एक्शन में स्टर्नम कहाँ है, यहाँ बाहर की तरफ आ गई, और ये डायफ्राम कहाँ चला गया, नेक की तरफ, अंदर की तरफ। तो जो रिब्स है वो कहाँ चली जाएंगी, रिब्स की जो डायरेक्शन है वो अपर आ जाएगी, अपर क्या हो जाएगी, अपर मूव करेगी, रिब्स मूव अपर डायरेक्शन, अपर आगे की। आप खुद ऐसे करके इंस्पायरेशन करके देखिएगा, एयर को नोज से आप अंदर लीजिए तो क्या होगा कि रिब्स आपकी ऊपर आएगी, अपर डायरेक्शन में आ जाएगी, और स्टर्नम प्लस स्टर्नम, स्टर्नम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की ओर, आगे की ओर, और आगे के साथ में क्या होगा, लोअर साइड में आ जाएगा। ऐसे करेंगे तो अंदर जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं, यानी आपकी जो स्टर्नम में बीच की हड्डी है, उरोस्थी है, ऐसे कर रहे हैं तो ये कहां जा रही है, लोअर डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ऊपर आ रही है आगे, फॉरवर्ड प्लस लोअर, लोअर डायरेक्शन में। तो ये इस प्रकार से रिब्स है, मुंह अपर, रिब्स आगे की ओर, ऊपर की ओर आ रही है, तो स्टर्नम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और लोअर हो रहा है, आगे तो आ रहे हैं लेकिन नीचे जा रहे हैं। अब क्या होगा, जो डायफ्राम है, डायफ्राम, इसकी जो डोम, डोम शेप हो जाती है, डोम, देखो ये डोम इस प्रकार से खुला हुआ, गुंडाकार, डोम का मतलब क्या होगा, गुंडाकार, गुंडाकार हो जाएगा, डोम शेप हो गया, डोम शेप, डोम। अब डोम शेप होने से क्या हो गया, थोरेसिक जो केज है ये इंक्रीज हो गया साहब, इंक्रीज, क्या हो गया, इंक्रीज। अब इसके इंक्रीज होने से बेनिफिट क्या होगा, ये जो थोरेसिक कैविटी है, ये अब जो कैविटी है वो किसके समान काम करेगी, सक्शन पंप के समान काम करेगी, ट्रूशन पंप के समान, सक्शन पंप, सक्शन पंप के समान। अब सक्शन पंप के समान काम करेगी तो क्या होगा, एयर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर है वो है 760 mmHg, mmH। आप जानते हैं वायुमंडल के अंदर जो वायु है उनका आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, यानी जितनी भी एयर है, जितनी भी एयर है टोटल, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, CO2, सबका जो एक प्रेशर है वो समुद्र की सतह पे लगता है, उसका जो मेजरमेंट है वो 760 mmHg है। अब यहां से एयर से नोजल चेंबर में आ जाएगी, नोजल एक्सटर्नल नोजल चेंबर से आती हुई कहां पहुंच जाएगी, ये यहाँ पे आपके ट्रेकिया में पहुंच जाएगी, ट्रेकिया से आपके प्राइमरी ब्रोंकस में पहुंच जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी ब्रोंकस में पहुंच जाएगी, टर्सरी ब्रोंकस में पहुंच जाएगी, ब्रेंक्योल्स में पहुंच जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आगे ये एयर आती जा रही है। ये आएगी कब, जब यहाँ प्रेशर क्या हो, यहाँ प्रेशर क्या हो, ज्यादा और लंग्स में कम हो। लंग्स का प्रेशर अपन देखते हैं, देखो लंग्स में प्रेशर क्या है, लंग्स का जो प्रेशर है उसको अपन बनाते हैं। तो ये तो रूट हो गया, अब ये लंग्स है साहब, ये लंग्स है, ये लंग्स मैंने बना दिया है, ये लंग्स है। और लंग्स में आप देखना, लंग्स के जो यहाँ का जो प्रेशर है और एक यहाँ का प्रेशर, यहाँ पर तो है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई वायु कुटी का, इसका दाब, और ये है प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी, इसके प्रेशर में अपन देखते हैं, यहाँ पर है ये प्लूरल का तो जो दाब है, प्रेशर है वो 754 mmHg है, क्या है 754 mmHg है। और जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई ये आप नोट कर लीजिएगा, और एल्वियोलाई का जो प्रेशर है वो कितना है 758 mmHg। इसको बात को आप नोट कीजिए, ये बात अपनी एनसीईआरटी में भी नहीं है और मोस्ट ऑफ बुक्स में नहीं मिलती है, लेकिन आप देखिए, ये तो कहते हैं कि इंस्पायरेशन हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मैं यहां पर मैं कह रहा हूं कि ओरिजिनल ये इंस्पायरेशन में है नॉर्मल, जब एक्सपायरेशन करते हैं यहां से यहां, ये स्टर्नम यहां से यहां पहुंच गई, मतलब थोरेसिक जो बॉक्स है उसका जो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम वो बढ़ गया। अब सरफेस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, एयर की कम हो जाएगी। वो कितनी कम हो गई,
एक्सटर्नल एनवायरमेंट में 760 mmg है, 760 mmHg, ये एयर का आंशिक दाब होता है। अब जो एल्यूलाई है, लंग्स की जो एल्यूलाई उसमें कितना है 758, ये 762 का डिफरेंस आ गया है लिए। और जो इसके चारों तरफ कैविटी है, प्लूरल कैविटी है, लंग्स ये रखती है, उसके अंदर जो प्रेशर है वो कितना आ गया 754, और भी कम हो गया। इसका मतलब यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। इंस्पायरेशन के दौरान एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, वायुमंडल का जो आंशिक दाब है वो लंग्स से क्या है ज्यादा है, इसलिए एयर कहां इंटर करेगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर इंटर करेगी। ये रीजन है। अपन कहते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो एयर आ जाएगी, लेकिन कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ये आप डाटा याद कीजिए। अब क्योंकि क्वेश्चन सरफेस से नहीं, मानो इंटरनल में यहां भी आ जाए कि कितना हो जाता है इंस्पायरेशन में 758 और प्लूरल कैविटी का 702। तो इस प्रकार से ये है आपका क्या हो गया इंस्पायरेशन। O2 इनटेक हो गई, O2 यानी एयर इनटेक, एयर आ गई नेजल चेंबर में, ट्रेकिया में, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, ब्रेंकियोल्स, और ये एल्यूलाई है यहाँ पर इस प्रकार से। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप है ब्रीथिंग की एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या हो जाए, डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये कॉन्ट्रेक्शन की बजाय रिलैक्स होंगे। क्या होंगे साथ, रिलैक्स। इनमें आ जाएगा शीतलन, रिलैक्सेशन, क्या आ जाएगा इनमें रिलैक्सेशन आ जाएगा, प्लस कॉन्ट्रैक्ट किसमें होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, डीप अपर की जगह क्या आ जाएगा लोअर। अब नीचे नॉर्मल फेजिंग आ जाएगी, थोड़ी आ जा रही है अंदर की तरफ आ जाएंगी लोअर डायरेक्शन में। स्टर्नम फॉरवर्ड से क्या हो जाएगा एक्सपायरेशन, इसमें बैकवर्ड, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड है ना। तो ये देखिए आप इस प्रकार से, ये एरो का निशान यहां, तो बैकवर्ड प्लस अपर, लोअर की जगह ये क्या हो जाएगा अपर हो गया साहब। डोम्स की जगह क्या हो जाएगी फ्लैट, टपटा हो जाएगा, फ्लैट शेप हो जाएगी। थोरेसिक की कैविटी का जो वॉल्यूम है इंक्रीज की जगह क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। अब क्या होगा, एयर की डायरेक्शन ये नहीं होगी, अब एयर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एल्यूलाई से एयर कहां जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी, उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब एयर है वो एल्यूलाई से ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी नोजल, यानी एल्यूलाई से एयर चली जाएगी एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में एयर जा रही है, मतलब मीनिंग क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर का जो आंशिक दाब है, पार्शियल जो प्रेशर है वो 760 mmg है, और इसका वॉल्यूम कम होने से, थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम कम होने से यहाँ पर पार्शियल प्रेशर बढ़ा है, कितना हो गया यहाँ पर 762, और यहाँ पर कितना है 760 mmg, इतना डिफरेंस हो गया। अब क्या होगा, यहाँ प्रेशर क्या है ज्यादा, बाहर प्रेशर क्या है कम, तो जो एयर है वो लंग्स की एल्वुलाई से कहा एटमॉस्फेयर में एयर चली जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो ये पूरा है डायग्राम, थोरेसिक केस, डिक्रीज, पूरा आपके पास में डायग्राम है, और आप इसकी पिक भी ले सकते हैं। और ये ब्रीथिंग मैकेनिज्म आज पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट में अपन इसका इंटरनल रेस्पिरेशन लेंगे, और लास्ट में जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो इनके सबके क्वेश्चंस लेंगे अपन। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।